नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका ये 150 क्लासेस का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें विभिन्न टॉपिक्स के, विभिन्न विषयों के विभिन्न टॉपिक, जो 150 महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, उनको सबको छांट कर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि परीक्षा में आपको उन टॉपिक्स से प्रश्न करने में आसानी हो। तो इस सीरीज का आज ये 96 लेक्चर है और इस सीरीज का पूरा शेड्यूल, पूरे लेक्चर्स किस किस शेड्यूल में हुए हैं, किस किस दिन किस किस विषय की क्लास किस किस अध्यापक द्वारा ली गई है, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक मिल जाएगा जहां इसका पूरा शेड्यूल है। तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। सही तरीका पढ़ने का यह हो सकता है कि आप सुबह आराम से पूरे दिन में जो दिया हुआ टॉपिक है उसको पढ़िए, शाम को आके उसकी क्लास कर लीजिए, तो मतलब आपने पढ़ भी लिया और महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उस टॉपिक से हो सकते हैं वो भी रिवाइज हो गए। ठीक है, बाकी इन क्लासेस में, इन कक्षाओं में आपको कुछ जिन विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हो चुके हैं उनके आपको कुछ को क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ना सिर्फ प्रश्न है बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की संभावना जिनकी ज्यादा है और बड़े प्रश्न है ना। आजकल जैसे आपको पता है, कथन निष्कर्ष कारण कथन वाले, सत्य तथ्य वाले, मैचिंग वाले, इन प्रश्नों का आधिक्य हो गया है सिंगल वन लाइन स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो आज हमारी विश्व के भूगोल की ये 7वीं कक्षा है। इससे पहले 6 कक्षाएं विश्व भूगोल की और हो चुकी हैं। प्राचीन भारत का इतिहास की एक क्लास और होनी है। मध्यकालीन भारत मैंने पूरा समाप्त कर दिया है, तो आपने यदि वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल डाउनलोड करके उन क्लासेस को भी देख लीजिए। निसंदेह रूप से आपको उनसे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे विश्व के भूगोल में महासागरीय जलधाराएं, ऐसा टॉपिक जो आपके कान खड़े करता है, आपको परेशान करता है। इस टॉपिक को आज हंसी मजाक में आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्वार भाटा देखेंगे क्या होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, और कुछ महासागरीय गर्त है। यद्यपि पिछली क्लास में मैंने करा दी है, लेकिन आज के टॉपिक में था तो फटाफट से बता के आपको यहां निकल जाऊंगा। ठीक है, इस सब के साथ साथ आप डिकोड एग्जाम की एक ये जो टेस्ट सीरीज है इसको भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। 7000 प्रश्नों की एक अनुपम श्रृंखला है, जिसमें सभी प्रश्न आयोग के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए नए तरीके से डिजाइन किए गए हैं। इनमें आपको कठिन फैक्ट वाले, कॉन्सेप्चुअल सवाल वाले, ये सारे सवाल इनमें आपको मिलेंगे। 4000 प्रश्न वो हैं जो 100 दिन में मेंटरशिप प्रोग्राम 3 बार रिवीजन का हुआ है। उस दिन में प्रत्येक दिन में 40-40 प्रश्न है। तो ऐप के माध्यम से आपको डेली का टारगेट, डेली का पीडीएफ टेस्ट, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन और इन 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये वीडियो सॉल्यूशन अपने आप में एक अनोखी और बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको यह समझ में आता है कि प्रश्न के सॉल्विंग अप्रोच क्या होने चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके इन 4000 प्रश्नों में 2500 प्रश्न जीएस के, है ना, 1000 प्रश्न आपके हिंदी के और आपके 500 प्रश्न आपके सी सेट के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। साथ ही साथ 15 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे, जिनका पीडीएफ टेस्ट और पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप आराम से इसको लीजिए, अच्छे से करिए। 7000 प्रश्न बहुत होते हैं प्रॉपर सिलेबस को कवर करने के लिए भी। तो अगर आप सिर्फ ये क्रैश कोर्स वाली भी वीडियो देख रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज भी ले लेते हैं, तब भी आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना है। मैं मान के चल रहा हूं कि 15 से 20 नंबर आप अपने सिर्फ इन 2 चीजों से ही इनहेंस कर सकते हैं। चलिए, तो ये है। और उसके साथ साथ आपको अगर कोई इनसे संबंधित कोई भी दिक्कत समस्या आ रही हो तो ये संस्थान के व्हाट्सएप नंबर है, आप इनमें वीडियो टेस्ट लिखकर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज के लिए जो मूल्य है वो आपका 800 रुपए इस टेस्ट सीरीज का मूल्य है। 800 रुपए में आप 7000 प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस विद्यार्थी अपनी तैयारी को लेकर, अपनी परीक्षा को लेकर, तो ये मूल्य आपकी परीक्षा और तैयारी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। पिछली क्लास जो हमने की थी जिसमें हम देश और राजधानियां पढ़ रहे थे महाद्वीप की, उसमें क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने अफ्रीका महाद्वीप छोड़ दिया था और जल संधियां जो थी वो छोड़ दी थी।
विभिन्न जल संधियां। तो आज अफ्रीका महाद्वीप, उनके देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जा सकते हैं। कौन से देशों की राज्य राजधानियां प्रायः पूछी जाती हैं? या तो सारे पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू के अलावा अगर उनमें से कोई बच रहा है तो और ज्यादा जो ध्यान दे लेना है, भारत के विदेश मंत्री कहां जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, राष्ट्रपति कहां जा रहे हैं, किसी देश में चुनाव हो रहा है, कोई और हलचल हो रही है, तो उनका भी आपको समग्रता से चीजें, उनकी लोकेशन है ना, उनकी राजधानी इत्यादि इत्यादि पता होना चाहिए। तो इसी क्रम में अफ्रीका महाद्वीप को हम देख लेते हैं आज। ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है ना। टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, बड़े से छोटे के क्रम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस क्रोनोलॉजी में, इस क्रम में ये महाद्वीप आपके हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे भारत में श्रीलंका है ना, वैसे ही अफ्रीका के साथ मेडागास्कर लटका हुआ है साइड में, ये रहा है ना। इसकी राजधानी क्या है? मेडागास्कर, ये इसको मालागसी भी बोलते थे, अंतानरिवो है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे? बोले मेडागास्कर है, कतई अंत में है, बिल्कुल लास्ट में है, अंतानरिवो। ठीक है, दिमाग में चीजें रह जाएंगी ना, ये राज्य राजधानियां वाली तो वीडियो 2-3 बार आप देख लेना, इससे पिछली वाली क्लास और ये है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 और 7। इनमें क्या होगा, आपके जो पेपर में एक आध सवाल तो आता ही है, वो आराम से सही हो जाएगा है ना। तो मेडागास्कर अंतानिरत मतलब अंत में है, सबसे लास्ट में है, तो इसलिए इसकी राजधानी ये हो गई। गिनी की राजधानी क्या है? कोनेके। देखो जैसे गिनी है ना, वैसे ही गिनी कोनेके में है, बिल्कुल कोने में है ना। ये गुयाना, फ्रेंच गुयाना, गिनी यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो गिनी बिल्कुल कोने में है, तो गिनी की राजधानी क्या है? कोनेक्रो। फिर कोटे दी आइवरी, ये कोई नहीं पूछता है, छोटे छोटे देश है, यहां पढ़ते हैं ये सब। ठीक है, यहां पढ़ते हैं ये सब, कोटे दी आइवरी और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, कोरोमस, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। तो आज में जो महत्वपूर्ण, क्योंकि अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है, बहुत सारे देश हैं, तो जो महत्वपूर्ण है, जिनकी राजधानियां पूछी गई हैं या जो देश महत्व रखते हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो भी आपको यही मिलेगा, इन वाले ये है ना, येलो वाला जो है ये बुर्किना फासो है, इसकी राजधानी है ओगादेगो है ना। तो बुर्किना फासो को याद करो, मुर्गी मत फासो, तो बोले भाई मुर्गी मत फास, बोले फिर क्या करूं? ओगोदेगो, बोले ओगादेगो मतलब मुझे दे दो आप, फासो मत, तो बुर्किना फासो ओगादेगो। टोगो की राजधानी क्या है? टोगो की राजधानी लेमे है, याद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। नाइजर की याद रखना, नियामी है ना। नाइजर और नाइजीरिया दोनों पास पास हैं, ये ऊपर वाला रहा नाइजर, इसके नीचे वाला नाइजीरिया है, तो नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। ठीक है, तो बोले दो नाम है, एक से नाइजर है और नाइजीरिया है, नियामी मतलब दो एक से नाम है, तो नाइजर की राजधानी क्या हो जाएगी? नियामी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य राजधानी क्या है? बांगुई, ये है। मध्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये है बांगुई। ठीक है, बांगुई। तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है चारों तरफ से बंधा हुआ है, मैप पे देखोगे बांगुई है, चारों तरफ से बंधा हुआ है, तो इसकी राजधानी बांगुई। फिर आ जाओ बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी गितेता। कैमरून की राजधानी, ये सब छोटे छोटे देश हैं, इनको छोड़ भी सकते हो, जिन पे मार्क कर रहा हूं उनको याद कर लेना। बुर्किना फासो, नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, फिर जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती है, ये छोटा सा यहां पड़ता है, ये इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस वाले एरिया को। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, सीड मतलब 4 कंट्री पड़ती हैं। सोमालिया, ये रहा आपका सोमालिया, ये जो भगवा सा कलर है ये सोमालिया। इरिट्रिया, तो ये छोटू वाला इरिट्रिया है, ये वाला इथियोपिया है, तो इरिट्रिया इथियोपिया मतलब ये 4 देश, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूती। नाम लिखते हैं डिजिबूती, डी से लिखते हैं, बोलते जिबूती हैं, डी साइलेंट रहता है, इसलिए सीड जो है किसका शॉर्टकट है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है। ठीक है, तो जिबूती की राजधानी जिबूती। रवांडा की राजधानी क्या है? कगाली। ठीक है, रवांडा, तो रवांडा को याद करो आप, ये युगांडा रवांडा यहीं पे है, छोटे वाला यहीं कहीं होगा। ठीक है, काफी छोटे छोटे हैं, तो रवांडा, युगांडा, तो रवांडा, रवांडा मतलब गुंडा, और गुंडा क्या होता है? किंगाली मतलब कंगाल होता है, उसके पास अपना कुछ होता ही नहीं है। कांगो ब्राजीलवे, ठीक है, कांगो ये यहां पड़ेगा, कांगो की राजधानी हो जाएगी आपकी ब्राजीलवे। ठीक है, चलिए फिर सेनेगल, ये भी छोटा वाला देश है, यहीं कहीं पड़ेगा, सेनेगल की राजधानी आपके डकार। बेनिन, तो ये टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो सब यहीं पड़ते हैं, ये रहा बेनिन, ये रहा टोगो, ये रहा। ठीक है, तो ये बेनिन की राजधानी क्या है आपकी? पोर्टेनोवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गेवोन, गेवोन की राजधानी क्या है आपके? लेब्रेब्ले। तो गेवोन कहां है? गेवोन भी यहीं पड़ता है, इन्हीं सब में छोटा छोटा सा देश है ना, गेवोन। गेवोन की राजधानी क्या है? लिब्रेब्ले। चाड, ये यूपीपीसीएस का प्रमुख, पता नहीं क्यों कई बार इसके विषय में पूछा गया है। एक तो इसके नेवियर कंट्री ध्यान रखना कौन कौन से, ये है चाड है ना, एक चाड और एक बोत्सवाना, तो 2 से यूपीपीसीएस को विशेष प्रेम है, कई बार इनसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं।
है ना। तो चाड की राजधानी और इनको दोनों को आप देख लो, है ना, ये चाड रहा। तो चाड के आसपास कौन सी है, ऊपर लीबिया है, इधर सूडान है, इधर सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य है, कैमरून है ना, फिर नाइजीरिया है और नाइजर है। तो नाइजीरिया, नाइजर, ये चार बड़े देश, नाइजीरिया, नाइजर, लीबिया और इधर सूडान, ये जरूर याद रखना। और सेंट्रल जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है उसको भी याद रखना, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो चाड की राजधानी आपकी क्या है, एंद जामेना। तो जामेना मतलब वो कह रहा है भाई मुझे जाने दो, एंद जामेना, है ना, मतलब मैं बीच में तुमने फंसा के रखा हूं कतई चाड, है ना, तो जामेना, एंद जामेना। तो अफ्रीका के सारे याद नहीं रखने, जिन पे मार्क कर रहा हूं, जिनको बोल रहा हूं वो याद रख लेना। लाइबेरिया, मोनोरोविया, ठीक है। माली की राजधानी क्या है, बमाको, ठीक है। माली की राजधानी क्या है आपकी, बमाको। माली को कैसे याद रखोगे, ये रहा, अल्जीरिया के नीचे है माली, है ना, अल्जीरिया के नीचे पड़ता है माली। इसकी राजधानी बमाको, मतलब जहां माल ज्यादा होता है, बम बम वाले जो सिस्टम होता है वहीं फोड़ते हैं ताकि जो है बम फोड़ के माल ले जाएं सारा। माली, बमाको, ठीक है। और कैसे भी आपको जैसे समझ में आता हो याद कर सकते हैं। केन्या महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ये एक एरिया पड़ता है, मैं लाल लाल सा कर देता हूं बिल्कुल, ये है आपकी लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करती है। वो 3 देश कौन से हैं आपके, यूटीके, युगांडा, तंजानिया, केन्या। तो केन्या इनमें से एक है, ये रहा केन्या, है ना। केन्या, युगांडा, तंजानिया, इन तीनों के साथ ही ये लेक अपनी सीमा रेखा साझा कर रही है। तो केन्या की राजधानी क्या है, नौरेवी। और नौरेवी वैसे भी जो है क्या कहते हैं, बहुत जो है क्लाइमेटिक दृष्टि से भी, पर्यावरण के यहाँ 1-2 सम्मेलन हुए इसलिए। तो केन्या को मत भूलना, केन्या याद रखना, लोकेशन भी ध्यान रखना। और केन्या, केन्या मतलब कोयना, केन्या मतलब कोयना। नोरोबी मतलब मत रो भाई, नोरोबी, तू रो मत, है ना। केन्या, कोयना और रो मत, नोरोबी, ऐसे याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु, ठीक है। तो सोमालिया ये हमने देखा था, किसमें देखा था, ये 4 देश देखे थे। सीड, SEED की किसकी फुल फॉर्म थी, सीड, सीड थी सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये क्या है, सोमालिया, मोगादिशु, इसकी राजधानी याद रखोगे, मोगादिशु। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, ठीक है। तंजानिया, तू जानता नहीं है डोडोमा, अपन कौन है डोडोमा, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा सा आदमी होगा। तो तंजानिया और डोडोमा इसकी राजधानी याद रखोगे। और ये तंजानिया भी वही है, कौन, यूटीके, युगांडा, तंजानिया, केन्या। किसकी सीमा, किससे सीमा रेखा साझा कर रहे हैं सर, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से। चलिए, अल्जीरिया, अल्जीरियर्स, ट्यूनिशिया, ट्यूनिश, ये तो सिंपल है। फिर लीबिया की त्रिपोली। तो लीबिया कहां पड़ता है, ये रहा लीबिया, चाड का पड़ोसी है, इधर भूमध्य सागर से सीमा रेखा साझा कर रहा है, क्योंकि यहां ऊपर क्या है, ऊपर आपके भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो भूमध्य सागर से भी सीमा रेखा साझा कर रहा है कौन, लीबिया। और लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली, ठीक है। त्रिपोली याद रखोगे, लीबिया और त्रिपोली, ठीक है। चलो, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, महत्वपूर्ण देश है, ये पड़ जाता है इजिप्ट, है ना। इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, ठीक है, काहिरा। मिस्र, काहिरा, ठीक है। तो जो मिस्री होती है, मिस्री का शेप देखो आप, डिजाइनदार होती है, और हीरे का भी ऐसे ही कुछ शेप होता है। तो मिस्री मतलब मिस्र और काहिरा मतलब हीरा, तो मिस्री हीरा भी आप याद रख सकते हो। इधर लीबिया और त्रिपोली भी याद रखना। चलिए, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। तो ये रहा सूडान, है ना, कि चाड का पड़ोसी है सूडान, तो चाड महत्वपूर्ण है ना, चाड का पड़ोसी है सूडान। चलिए, और चाड की राजधानी मैंने क्या बताई थी, वो बाहर निकलने को कह रहा था, निकलोना, है ना। तो देखो चाड की राजधानी कहां गई, यही हमने पढ़ी थी ना कहीं, चार एद जानेमा मतलब मुझे जाने दो, है ना। चाड कह रहा है मुझे जाने दो। तो ये स्टोरी अगर आपको याद रहेगी ना, तो ऑप्शन एकदम, ऑप्शन देख के आपके दिमाग क्लिक कर जाएगा, ठीक है। चलो, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। सूडान मतलब तू डॉन है और मैं क्या करूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। खार्तूम, तुझे क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो सूडान खत्म कर दूंगा। एक रवांडा हमने याद किया था, तो रवांडा की राजधानी क्या थी, ये रवांडा की राजधानी किगाली, वो कंगाल होते हैं, ठीक है। तो सूडान तू डॉन है, खार्तूम में तुझे खत्म कर दूंगा। फिर मॉरिशस, पोर्ट लुइस, ठीक है। चलो, फिर सेशेल्स, ये जो है नीचे द्वीपीय देश है कुछ, इसके नीचे हिंद महासागर में, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, याद रखोगे। भारत में बड़ा विदेशी निवेश का जो है देश है एक, है ना, विदेशी निवेश यहां से काफी मात्रा में आता है, याद रखोगे। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। साओ टोमे प्रिंसिप, ये भी यही है, इसकी राजधानी साओ टोमे है। अंगोला, लुआंडा। घाना को याद रख सकते हो, PYQ में कई बार पूछी गई है। घाना, अकरा। घाना पड़ता है आपके यहां
ये रहा ग्रीन वाला जो है, सर आप तो कहीं भी टिक लगा रहे हो, अपने मैप में भी देखते चलो ना। घाना आपके कहाँ है, ये जो रहा ये ग्रीन वाला जो है ये घाना है, घाना की राजधानी है अक्रा। याद कैसे रखोगे, पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है। घाना वो कह रहा है आना, गाना मतलब आना, और आना तो तुम क्या कहोगे, अच्छा मैं आ रहा हूं। आपको किसी ने बुलाया, घाना बोले आना, तो आप क्या कहोगे, अच्छा। मतलब घाना की राजधानी क्या हो जाएगी, अक्रा। ठीक है, कई बार पूछी गई है, इसको याद रखना। मालावी की राजधानी क्या है, लिलोंगवे। ठीक है, मालावी लिलोंगवे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इथियोपिया, तो इथियोपिया यही रहा सीड वाला इथियोपिया। अदिस अबाबा, ये भी कई बार पूछी गई है। इथियोपिया अदिस अबाबा, ये नॉर्मली याद होती है, इथियोपिया अदिस अबाबा। फिर मोरक्को, मोरक्को की राजधानी है रबात, ये पड़ता है मोरक्को, है ना। ये रहा मोरक्को, ऊपर उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को, इसकी राजधानी है रबात। ठीक है, चलो बोत्सवाना की राजधानी है गैबरोन, ये भी याद रखना, ये भी फेवरेट है यूपीपीसीएस का, बोत्सवाना। सबसे पहले तो इसकी नेवियर कंट्री देख लो, अंगोला छूती है, जाम्बिया जिम्बाब्वे, ये दोनों एक से ये छूती है। नीचे ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका जिसको बोलते हैं वो है, और इधर नामीबिया है, ये भी इससे 4-5 देश छूते हैं, बोत्सवाना। और बोत्सवाना और इसकी राजधानी क्या है, गैबरोने। ठीक है, बोत्सवाना गैबरोने। जैसे बोत्सवाना मतलब बुलवाना, जब कभी बच्चों को मंच पे, छोटे छोटे बच्चों को मंच पे बुलवाना, बोत्सवाना बोलवाना, बोलवाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है कि भाई कुछ बोलो, तो गेवे रोने, गाने और रोने लगते हैं, या तो गाएगा या रोएगा। छोटे बच्चे भाषण तो देते नहीं है, या तो भजन सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूं, या फिर रोने लगते हैं। तो बोत्सवाना मतलब गाना और गेवे रोने। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो, ये रहा मोजाम्बिक, यहीं कहीं है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे गायब हो जाते हैं। चलो मोजाम्बिक की राजधानी है, ये रहा, सॉरी मोजाम्बिक नीचे है, दक्षिणी अफ्रीका साइड है मोजाम्बिक, इसकी राजधानी क्या है, मपूतो। ठीक है, चलो जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों पास पास हैं, यहीं एक नदी बहती है जाम्बेजी, है ना। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर बहती है जाम्बेजी नदी। ठीक है, चलो तो जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका, लुसाका। ठीक है, जाम्बिया लुसाका। कांगो गणतांत्रिक राज्य, इसकी राजधानी है किसंसा, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य, इसकी राजधानी है किसानसा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अंबुजा, ये रहा नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अंबुजा, अंबुजा सीमेंट। नाइजीरिया भाई नहीं जल रहा, क्यों, बोले अंबुजा सीमेंट से घर बना हुआ है, दीवार बनेगी एकदम पक्की। ठीक है, चलो खैर, तो नाइजीरिया नहीं जल रहा, क्यों, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी याद रखोगे केप टाउन या प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया या केप टाउन, ये भी काफी पेपर में पूछा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका ये बिल्कुल साउथ में पड़ जाता है, ये येलो वाला जो भाग है थोड़ा सा कट गया है, ये है, इसकी राजधानी क्या है, केप टाउन या प्रिटोरिया। तो इसको याद रखोगे, प्राय मैच होते रहते हैं साउथ अफ्रीका में बहुत। युगांडा, कंपाला, तो युगांडा, फिर युगुंडा और कंपाला, मैं तुझे कपवा दूंगा, है ना, एक याद करी थी, तो ये सारे याद रखना। यू डॉन, तुम डॉन हो, खार तुम, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, डॉन को खत्म करूंगा, यू गुंडा, तुम गुंडा हो, तुम्हें मैं कपवा दूंगा, कांप दूंगा, कंपाला या यू गुंडा, गुंडाओं के मारे सब कांपते हैं, युगांडा कंपाला। गैम्बिया, बंजुल छोड़ सकते हो, लोसाथे, मारितानिया। इरिट्रिया को याद रखना, इरिट्रिया अस्मारा, है ना। तो ये इथियोपिया और इरिट्रिया, तो इरिट्रिया ऊपर है, राजधानी कैसे, अस्मारा। इरिट्रिया को याद रखो, ईटिया, है ना, ईट जो होती है ना छोटी वाली, इरिट्रिया मतलब ईटिया, अस्मारो मतलब हमें मारो, ईट मारने को कह रहा है भाई। इरिट्रिया, ईटिया और अस्मारा, ईट से हमें मारा, अस्मारा आसमान ने हमें, और मारा माने मारा। चलो खैर, कभी कभी ऐसा नहीं लगता मैं बाबा जी की जगह डिकोड करता हूँ चीजें, जैसे वो बड़े बड़े बाल वाले बाबा जी है ना, हैं। चलो बिस्कुट मतलब बिस्क, जिसमें कुट कुट के भरा हुआ हो। खैर, सियरा लियोन, हमें याद करना यार, हमें क्या मतलब, ठीक है, याद हो जाए चीजें। सियरा लियोन की है फ्री टाउन, छोड़ भी सकते हो। और स्वातिनी, स्वाजीलैंड, ये 1-2 बार पेपर में पूछा गया है। मेम बने, ठीक है, मेम मवाम बने, स्वाजीलैंड मवाम बने, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। तो जो भी महत्वपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप की राजधानी थी वो मैंने आपको बता दी, आपको समझा दी, आपको करा दी। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक जो पिछली, अभी एक बार रिवाइज भी करा दूंगा लास्ट में, एक दूसरा टॉपिक जो छूट रहा था वो था प्रमुख जल संधियां। विश्व की प्रमुख जल संधि कहां कहां है, तो ये मैं आपको बता देता हूं और मैप में भी दिखा देता हूं कि देख लो भाई जल संधि कहां कहां है। जैसे मलक्का जल संधि जो है वो पड़ती है आपके अंडमान और चीन सागर में। देखो ये रहा, ये रही मलक्का जल संधि, ये अंडमान सी है ना, और ये दक्षिण चीन सागर है, तो यहीं पड़ती है। आप अपने मैप में देख लेना नीचे की तरफ मलक्का जल संधि में, एक आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आपको जो है चीजें पता रहे।
फिर पाक जल संधि तो आपको पता ही है, भारत और पाक के मध्य है ना, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी कह लो, या भारत और पाक के मध्य, सॉरी भारत और पाक कह रहा हूं, भारत और श्रीलंका, माफ कीजिए, भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। और ये इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। तो यहां इंडोनेशिया कहां है, इंडोनेशिया ये रहा, मलेशिया कहां है, मलेशिया ये रहा। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य यहीं पर है कौन सी, मलक्का जल संधि, ठीक है। चलो, और ये महत्वपूर्ण जल संधि है जिससे जो है दक्षिण चीन वाला व्यापार इसी मलक्का को क्रॉस करते हुए हिंद महासागर में आता है। तो महत्वपूर्ण जल संधि है। सुंडा जल संधि कहां है, जावा और हिंद महासागर इंडोनेशिया में। ये जो इसका जावा द्वीप है ना, ये 4 द्वीप हैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक, तो यहीं पड़ती है सुंडा जल संधि, सुमात्रा और जावा के मध्य, या जावा और हिंद महासागर के मध्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूकाटन जल संधि, तो यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ये देख लो, ये है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है ये, और ये कैरिबियन सागर है, तो यहां पड़ती है यूकाटन। अब देखो यहां कटिंग भी हो रही है ना, यहां किसकी कटिंग हो रही है, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका की कटिंग हो रही है। तो ये मैक्सिको है नीचे वाला, मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप, ये जो छोटे छोटे यहां देश हैं, मैंने आपको कराए हैं, बताए हैं, इनके मध्य है यूकाटन। तो वो मुझे काट रहा है, मैक्सिको से काट रहा है, मतलब मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप के आसपास है यूकाटन जल संधि। इसको देख लेना, 2-3 बार याद रख लोगे तो याद हो जाएगा। मैसीना पूछी गई है, मैसीना, तो मैसीना वो कह रही है मुझे सिल देना दीदी, मैसीना मुझे सिल दे। कहां से सिल दे, इसमें साफ दिखेगा नहीं, यहां पड़ती है, ये इटली है, इस तरीके से इटली प्रायद्वीप है, और इटली का एक छोटा सा द्वीप है सिसिली, इन दोनों के बीच पड़ती है, मतलब मेडिटेरियन सी में है, भूमध्य सागर में है इटली और सिसिली। इटली का ही एक छोटा प्रायद्वीप है सिसिली, जैसे भारत के साथ श्रीलंका लगा हुआ है, अफ्रीका के साथ मेडागास्कर लगा हुआ है, ऐसी इटली के साथ सिसिली लगा हुआ है। तो इटली और सिसिली के बीच में पड़ती है मैसेना। वो करिए मुझे सिल दे, इससे अलग अलग क्यों छोड़ रखा है, तो मैसेना याद रखोगे, ठीक है। ओरप्टो जल संधि, एड्रियाटिक सागर और ओरोमेनियम सागर छोड़ सकते हो, इटली अल्बानिया दिखा देता हूं, बाकी दिखेगी नहीं, यहां पड़ती है, ठीक है। चलो, पूछी नहीं गई है कभी, जो महत्वपूर्ण है बता देता हूं। बाबे मंडप, इसको याद रखोगे, लाल सागर और अदन की खाड़ी, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ये यहां पड़ती है, ये रहा लाल सागर और ये रहा बे ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। तो ये दोनों जब आप मैप में जूम करके देखोगे तो यहां कुछ मिले हुए हैं, है ना, हल्के से अलग है। तो यहां पड़ता है पोर्ट बाबे मंडप, बाबे मंडप पोर्ट भी है और बाबे मंडप जल संधि भी है, किसको, लाल सागर को और अदन की खाड़ी को अलग कर रही है। तो ये अदन की खाड़ी है यनम के नीचे, और ये जो है लाल सागर है, तो यहां पड़ती है बाबे मंडप, ठीक है। फिर कुक जल संधि, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी। तो न्यूजीलैंड में कुक, इनको याद रख लेना, ये रहा न्यूजीलैंड, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य पड़ती है कुक जल संधि, ठीक है। तो कुक जल संधि को भी याद रखोगे। फिर आगे चलते हैं, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल पड़ता है मोजाम्बिक और मालागासी के मध्य, हिंद महासागर में, छोड़ सकते हो। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच यहां पड़ेगा, ये रहा आयरलैंड आपका, ये है ना, और ये इंग्लैंड रहा। तो ये कौन सा चैनल है, ये है आपके नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल को याद रखोगे, आयरिश सागर और अटलांटिक सागर, ठीक है। तो ये जिन जिन पे मार्क कर रहा हूं उनको ध्यान रखना, ये पूछे गए हैं। मलक्का पूछी गई है, पाक कई बार पूछी गई है, सुंडा कई बार पूछी गई है, यूकाटन पूछी गई है, मैसेना पूछी गई है, बाबे मंडप और कुक भी पूछी गई, इनमें से ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, टारेस जल संधि कहां है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ये देख लो, ये रहा पापुआ न्यू गिनी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, ये रहा। तो पापुआ न्यू गिनी और नीचे रहा ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के मध्य क्या है, टॉरस जल संधि है। कैसे याद करोगे, जैसे एक और पड़ेगी यहां ऑस्ट्रेलिया और नीचे तस्मान प्रायद्वीप है, इसके मध्य है बास जल संधि या वॉस जल संधि। तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हो कि तस्मानिया कह रहा है मेरा बॉस ऊपर बैठा है, मतलब तस्मानिया और बॉस के बीच, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी है, बॉस जल संधि, और इसके बीच में पापुआ न्यू गिनी और इसके बीच में कौन सी है, टारेस जल संधि, ठीक है। तो रेस लगी हुई है भाई, तू आगे निकल जा के मैं आगे निकल रहा हूं, तो पापुआ न्यू गिनी टारेस, मतलब रेस लगा रहा है, वो आगे है और ऑस्ट्रेलिया उससे पीछे है। तो मैप अगर ध्यान में होगा ना तो ये जल संधि आराम से याद होंगी। तो इसलिए मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूं कि या तो फोन उठाओ और जहां भी आपके कमरे में मैप लगे हुए हैं, जहां मैं दिखा रहा हूं वहां देखते चलो, 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएंगी बातें। तो इस तरीके से चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा ज्यादा जोर देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पड़ती है टारेस जल संधि। फिर उसके बाद बॉस जल संधि, तो बॉस यही है, तस्मान सागर, दक्षिण चीन सागर, है ना, ये रहा बॉस जल संधि, ये रही, ये सॉरी, ये तस्मान और वो, ठीक है, दोनों बॉस जल संधि। फिर आ जाओ आगे,
ये थी, ठीक है, मैंने बता दिए थे आपको। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर और चुकची सागर एक है अलास्का और रूस के मध्य, तो ये पड़ता है अलास्का और रशिया, ये मतलब ये ऐसे घूम के आ जाएगा ना, तो ये रशिया और ये पड़ता है बेरिंग जल संधि, या इसको हम एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य भी बोल सकते हैं। या अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है अलास्का, ठीक है, तो ये अलास्का और रशिया के मध्य है, या फिर उत्तरी अमेरिका और आपके एशिया के मध्य है, ठीक है। चलिए फिर बेनी फैसियो भूमध्य सागर, कोर्सिकोड सार्डेनिया छोड़ सकते हो। बास्पोरस को याद रखोगे काला सागर और मरमरा सागर के बीच, ठीक है, तुर्की में ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच, तो ये मैंने आपको याद कराए थे, एजोब सी जॉब करता हूं, ठीक है, मरमरा रहता हूं, मरमरा सा रहता हूं, काला मतलब एजोब जॉब कब करता हूं, बोले काला मतलब रात में जॉब करता हूं, तो मरमरा सा रहता हूं और मैं अब फ्री होना चाहता हूं। तो ये मैंने आपको सारे 4 सागरों का क्रम याद कराया था, तो ये जो है इसको मत भूलना। बास्पोरस जल संधि कहां है, काला सागर और मरमरा के बीच में, मरमरा के बीच में है, तो मरमरा मतलब मर गया और काला रात रात में काम कर रहा था इसलिए मर गया, तो बास्पोरस। अब बस कर भाई, है ना, बास्पोरस, अब बस कर, अब मत कर तू काम, काला और मरमरा, ठीक है, इनको याद रखोगे। फिर डरडेनलेज जल संधि मरमरा और एजियन सागर के बीच में है। फिर डरडेनले तो बोले डर के नहीं जीना, अब एजियन, अब मुझे जीना है, डरडेजनेज मतलब डर के नहीं जीऊंगा मैं, है ना, मरमरा और एजियन के बीच में, इनका क्रम मैंने आपको याद कराया है। आगे चलते हैं। डेविस जल संधि आपकी पड़ती है बफेन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक जो है ये यहां और आर्कटिक महासागर यहां पड़ेगी आपकी डेनमार्क जल संधि। डोवर को याद रखोगे इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर यहां पड़ती है डोवर जल संधि, ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में डोवर जल संधि। और ये अंग्रेज तो गोबर ही थे, सब गुड़ गोबर कर गए हमारे यहां, तो मतलब गोबर मतलब डोवर मतलब गोबर, और इंग्लिश चैनल याद रख लेना, और उत्तरी सागर में, ठीक है, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पड़ रही है, तो ये रहा इंग्लैंड और ये रहा फ्रांस, आपके यहां पड़ेगी यहां, ठीक है, डोवर जल संधि, सब गुड़ गोबर कर गए। आगे चलते हैं। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर, तो ये मैक्सिको की खाड़ी रही, अटलांटिक सागर रहा, यहां पड़ती है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि, तो इसको भी याद रखोगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी, तो फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी यहां पड़ती हैं, है ना, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी, यहाँ ओमान खाड़ी और फारस की खाड़ी ये यहां पड़ती है, ठीक है, यहां एक बार देख लेना, इस वाले एरिया में देख लेना, इस वाले एरिया में, ठीक है, हार्मुज जल संधि, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में पड़ती है, ठीक है। हडसन की, तो हडसन और अटलांटिक, हडसन ये रहा, हडसन ये रहा, कहाँ ये रहा हडसन, है ना, हडसन और अटलांटिक ये रहा, तो यहां पड़ती है कौन सी, हार्मुज हो गई, हडसन हो गई, ठीक है। फिर जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में, भूमध्य सागर ये रहा और अटलांटिक यहां से शुरू होगा, तो जिब्राल्टर यहां पड़ती है, या फिर अफ्रीका और यूरोप के मध्य भी इसको मान सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि। फिर मैगलन जल संधि, मकास्कार जल संधि छोड़ सकते हो, सुंगारू जापान सागर और प्रशांत महासागर, ततार जापान और ओखाटस्क सागर छोड़ सकते हो, फोवेक्स छोड़ सकते हो, फार्मोसा छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण जल संधियां थी वो मैंने आपको इसमें बता दी, करा दी, याद करा दी। अब इसके साथ साथ आप एक बार पीवाई की ओर देख लोगे ना इन जल संधियों के, और मैप पे थोड़ा देख लोगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आपके अगला टॉपिक, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं भाई, ऐसे मान के चलो जैसे स्थल पे नदी बहती है ना, ऐसे ही महासागरों में भी नदी का स्वरूप में बह रही हैं, जिनको हम कह रहे हैं महासागरीय जलधाराएं। इनका कारण क्या होता है, इनका कारण होता है हवाओं का चलना, सूर्य तप की प्राप्ति, हवाओं का चलना, तो वो भी बता दूंगा हवा कैसे चल रही है ना। चलो तो महासागरों में इसको देख लो परिभाषिक रूप से क्या कह रहे हैं, महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की गति को क्या कहते हैं, धाराएं कहते हैं। मतलब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में मान लो ये महाद्वीप है ना, ये हो गया, ये इधर हो गया एशिया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, मान लो ऐसे फैला हुआ, ठीक है। यहां से फिर दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है और ये हो जाता है आपका अफ्रीका शुरू हो जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो सागर बचा, इस सागर में भी तो बहेंगी ना जलधाराएं, बहेंगी, किस वजह से बहेंगी, हवा चल रही है, सतही हवा चल रही है, और वो हवा कैसे चलेगी अभी बताऊंगा अगली स्लाइड में, ठीक है। तो इनको महासागरीय धाराएं कह रहे हैं जो घूम घाम रही है, ठीक है। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण होती है। क्या क्या कारण होते हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण, मतलब
पृथ्वी के दो गति होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है। और तो परिक्रमण क्या होता है, आप कभी किसी मंदिर गए हो, मंदिर तो जाते ही होंगे, तो मंदिर में एक परिक्रमा पथ होता है, तो क्या होता है, चारों तरफ घूमना। मतलब परिक्रमण गति क्या है, सूरज के चारों तरफ घूमना। और परिभ्रमण गति क्या है, मान लो मैं ऐसे करके घूम लूं और मैं कह दूं जी मैंने एक परिक्रमा लगा ली, मतलब मैं घूम तो लिया जगह पे लेकिन मुझे भ्रम है, मतलब परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पे जो ऐसे करके घूमती है पृथ्वी, और परिक्रमण मतलब सूरज का जो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, मतलब उसे भ्रम है, वो घूम रही है ऐसे करके जो घूमती है। अब ऐसे करके गेंद घुमाओ, तो गेंद घुमाओ, गेंद अगर गीली गेंद है और तुम ऐसे करके घुमाओ तो पानी इधर उधर छटकेगा, फैलेगा, मतलब उस कारण भी उस पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिस वजह से महासागरीय जलधाराएं चल रही हैं, ठीक है। तापमान में भिन्नता हो जाती है, जिस कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, हवा चलती है और हवा के साथ ऊपर का पानी बहता है। घनत्व में भिन्नता, भाई घनत्व में भिन्नता होगी तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। मान लो घनत्व का क्या मतलब है, ज्यादा ठुसा हुआ भरा हुआ है, ज्यादा घनत्व मतलब एकदम ठुस भरा हुआ है। मैं कहूं लोहे का घनत्व ज्यादा है, लोहा एकदम ठुसा हुआ, लोहे के कण भरे हुए हैं। रुई का घनत्व कम है, रुई फोकी है, हल्की हल्की भरी हुई है। तो अगर दोनों एक चीज हो और मैं दोनों को फ्री छोड़ दूं तो ज्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएगी। ऐसे ही जलधाराएं चलती हैं, ठीक है। वायु दाब में भिन्नता, हवाएं जो चल रही हैं, बाष्पीकरण जो हो रहा है, वर्षा का प्रभाव जो है, इन सब की वजह से रूप से बेसिकली महासागरीय जलधाराएं चलती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। मान लो इधर से गर्म हवा ऊपर चली गई, गर्म धारा ऊपर चली गई, तो ऊपर वालों को भी फायदा हो गया, उन्हें ठंडा ही ठंडा पानी मिल रहा था, उन्हें भी थोड़ा गर्म पानी मिल गया, और ऊपर से ठंडा पानी मिला तो वो नॉर्मल हो गई, शांत हो गई। नहीं तो नीचे वालों के पास गर्म ही गर्म होता, ऊपर वालों के पास ठंडा ही ठंडा होता। मतलब ये महासागरीय धाराएं किसी भी प्रकार का कोई भी संचलन जो होता है, कोई भी गति जो होती है, वो संतुलन बनाने के लिए ही होती है। किसी भी चीज में देख लो, इसी प्रकार से यहां भी महासागरीय धाराएं भी संतुलन बना रही हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो टाइप की होती हैं, ठंडी गर्म धारा और जो है गर्म जलधारा, है ना, वार्म करंट और कोल्ड करंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कारण क्या है इनके महासागरीय धाराओं के चलने का। तो ये आपने जो है चित्र कई जगह देखा होगा, आधों की समझ में आ जाता है, आधों की खोपड़ी में नहीं आता है। आज कोशिश करते हैं इसको खोपड़ी में डालने की, ठीक है। चलो, ये दाब पेटियां हैं पृथ्वी पे, कैसे बन रही है सर दाब पेटी, ये बताओ। देखो, ये है आपकी ऊपर वाली कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, और ये है आपकी मकर रेखा नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये है कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। सूर्य का कुछ जो, या पृथ्वी का परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि सूर्य तप इसी वाले एरिया में वर्ष भर रहता है। मतलब सन की जो सीधी लाइट है ना, वो इसी वाले एरिया में रहेगा, बाकी कोने से तिरछी मिर्ची, जैसे मैं सामने आपके अभी टॉर्च जला दूं एक, तो मेरे बिल्कुल सामने हो तो आपको तो सीधी लाइट मिलेगी, लेकिन जो ऊपर नीचे बैठे हैं उनको क्या मिलेगी, तिरछी लाइट मिलेगी। तो इनको तिरछी लाइट मिलती है। अब ज्यादा सूर्य तप जब मिल रहा है, ज्यादा ताप जब मिल रहा है, तो क्या होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। बताओ हाँ या ना भाई, इतना तो बात समझ में आ रही होगी। मतलब इस एरिया में क्या होगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर क्रिएट होने से क्या होगा, हवा का जब टेम्परेचर बढ़ा तो हवा हल्की हुई, हवा हल्की हुई मतलब हवा ऊपर भाग गई। हल्की होके तो कोई भी चीज ऊपर भागती है, कूदता है आदमी। तुम्हें ज्यादा गर्मी दे दी जाए तुम भी कूदोगे, ऐसी हवा कूदती है, हल्की हो गई, हल्की होके ऊपर चली गई। तो जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, मतलब गारंटी है कि वहां लो प्रेशर होगा। इसीलिए विषुवत रेखीय निम्न दाब डोल पेटी बनती है। ये जो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी बनी, ये सूर्य तप के कारण बनी। बात क्लियर। अब यहां से हवा ऊपर उठी, यहां से हवा ऊपर उठी, उठ गई सर। अब हवा यहां से ऊपर उठ रही है और पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का परिभ्रमण हो रहा है और हवा ऊपर उठ गई, तो पृथ्वी अपने परिभ्रमण से क्या कहेगी, जा तू इधर को जाके गिर जा। मतलब ये हवा ऊपर से, दो टाइप की हवा चल रही है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, समय लेके समझा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। दो टाइप की हवा चल रही है, एक तो ऊपर चल रही है और एक ऐसे चल रही है नीचे की तरफ। मतलब एक तो ऐसे तुम्हारे हमारे बीच में ऐसे हवा चल रही है और एक ऐसे करके बह के जा रही है। तो मतलब अभी मैं लो प्रेशर हो गया हूं, किस कारण हो गया हूं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो मेरे पास से हवा ऊपर उठी और तुम्हारे
तुम्हारे पास ऐसे करके ऊपर चली गई, मेरे पास से हवा ऊपर उठी और तुम्हारे पास ऐसे करके चली गई। अब जब तुम्हारे पास पहले से ही थोड़ी बहुत तो हवा होगी, मेरी हवा और तुम्हारे पास पहुंच गई, मतलब और ये हवा तुम्हारे पास क्यों पहुंची? क्योंकि पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, तो ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकती हवा, पृथ्वी जैसी घूम रही है तो घूमने कह दिया उसने, उसकी दिशा मोड़ दी, तो ऊपर वाली हवा क्या हुई? तुम्हारे पास जाके गिर गई। तो ये ऊपर वाली हवा जाके गिरती है 30 से 35 डिग्री के आसपास यहां, तो यहां पहले से भी हवा थी और हमारी वाली हवा और जाके गिर गई, मतलब यहां हवा का क्या हो गया? आधिक्य हो गया, हवा यहां ज्यादा हो गई। तो हवा का आधिक्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा हवा का, क्योंकि हवा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये वाली जो पेटी है 35 डिग्री वाली और सेम नीचे हवा यहां से उठी, इधर भी गिरेगी इधर भी गिरेगी, दोनों तरफ गिरेगी, मतलब इधर से उधर भी गिरेगी और यहां से ऊपर उठ के पीछे भी गिरेगी, दोनों तरफ गिरेगी, मतलब दोनों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गई। और ये प्रेशर बेल्ट किस कारण थी? पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही थी, पृथ्वी जो ऐसे करके घूम रही थी, मतलब ये दोनों जो पेटियां होती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब अक्षांश और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब अक्षांश, ये किस कारण क्रिएट हो रही है? पृथ्वी की गति के कारण क्रिएट हो रही हैं। यानी ये दोनों पेटियां गतिजन्य पेटियां हैं। अगर मैं आपसे कहूं गतिजन्य पेटियां हैं, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करके जाना और लाइक वाइक तैयार कर दिया करो, ठीक है? चलो, तो ये क्या हो गई? दोनों गतिजन्य पेटियां हो गई, जबकि ये क्या है? ये तापजन्य पेटी है, ये ताप की वजह से क्रिएट हो रही है ना, ताप की वजह से क्रिएट हो रही है, ये तापजन्य पेटी है। फिर उसके बाद कार्यक्रम और चलेगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये सर्किल पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो जाएगा? हवा ऐसे करके ऐसे गिरी, हवा ऐसे करके ऐसे गिरी, तो एक तो ऊपर वाला सर्किल पूरा हो गया। अब हवा सामने से आमने चलनी है, तो हवा धरती वाली जो हवा चलेगी वो किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सर हवा चलती है, हमेशा चलती है, तो इधर हो गया था हाई प्रेशर ऊपर वाली हवा गिरने के कारण, और अब हो जाएगा हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर है क्योंकि हवा यहां से उड़ गई थी। तो अब जो स्थलीय हवाएं चलेंगी वो ऐसे चलेंगी सीधी सीधी। ये मिटा देता हूं, ठीक है, तभी चीज सही से समझ में आएगी। तो स्थलीय हवाएं जो चलेंगी, स्थलीय हवाएं ऐसे से चलेंगी, स्थलीय हवाएं इस तरीके से चलेंगी। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलनी शुरू हुई, धरती वाली हवा। अब तक तो आसमान वाली हवा चल रही थी, मैंने तुम्हें घुमा के बताया कैसे हवा चल रही थी। अब धरती वाली हवा ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए हवा। लेकिन एक कोरियोलिस बल नामक चचा यहां बैठे हुए हैं जो क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज भेज देते हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भेज देते हैं एंटी क्लॉकवाइज हवाओं को। हवा ऐसे चलनी चाहिए थी इस तरीके से, तो इन वाली हवाओं से कहा कि तुम तो बेटा क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, मतलब ऐसे मुड़ गई जो इस मानचित्र पे आपको दिखाई गई है, क्लॉकवाइज मुड़ गई, इधर की तरफ ही तो घूमेगी घड़ी की सुई, क्लॉकवाइज मुड़ गई। और नीचे वाली से कहा बेटा तू एंटी क्लॉकवाइज घूम जा, क्लॉक होती तो इधर घूमती, तो एंटी क्लॉकवाइज हुई, मतलब ऐसे घूम गई, ठीक है, ऐसे घूम गई। तो अब मैं ये मिटा रहा हूं, और अब जो लाल कलर से हवाएं आपको दिख रही हैं वो हवाएं चल रही हैं इस पूरे भाग में। तो इस भाग में हवाएं कैसे चल रही हैं, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई हो तो एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, मैं दोबारा समझाऊंगा, आपका टाइम फालतू में वेस्ट होगा, ठीक है? चलिए, सबका टाइम वेस्ट होगा। इस एरिया में हवा चलना आपकी समझ में आ गया, बात क्लियर? अब ऐसे ही इसी तरीके से क्या होगा, यहां जो है ना, यहां उच्च दाब पेटी ये कैसे बनी? जब ये उच्च दाब पेटी बनेगी तो ये निम्न दाब आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। ये उच्च दाब पेटी बनी, कैसे बनी? ये टेम्परेचर जन्य उच्च दाब पेटी है। क्यों? क्योंकि यहां ताप पहुंच ही नहीं रहा है, ताप नहीं पहुंच रहा है, तो जब लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा, इस बात की गारंटी है। तो मतलब ये लो प्रेशर यहां हुआ, यहां लो प्रेशर हुआ, मतलब यहां लो टेम्परेचर हुआ, जिस वजह से यहां हाई प्रेशर बन गया, और ये हाई प्रेशर से क्या होगा? हवाएं फिर नीचे से इधर की तरफ चलने लगेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगेंगी, और हवाएं चलेंगी तो फिर वैसे ही मुड़ जाएंगी जैसे कोरियोलिस बल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमो, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अब देखो, ये हवाएं तो चल रही हैं, अब सिर्फ हवाएं थोड़ी ना चल रही होंगी। सड़क पे जब हवा चलती है तो अपने साथ धूल धक्कड़ उड़ा के ले जाती है। चिप्स का पैकेट तो तुम सड़क पे खा के फेंक देते हो, तुम्हें नहीं फेंकना चाहिए, वो अपने साथ हवा उड़ा के ले जाती है। बहुत सारी चीजें हवा, देखो कभी आंधी चलती हुई हवा उड़ा के ले जाती है। जब सड़क पे से या भूपरपटी से हवा उड़ाती हुई ले जा रही है तो क्या समुद्र के पानी को उड़ाती हुई नहीं ले जाएगी? उसको उड़ाएगी नहीं, उसको धकेलेगी।
सिंपल है, उसको उड़ाएगी नहीं, उसको धकेलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोशिश करके देखना, बाल्टी में पानी भरना, छोटू वाला पंखा चला देना, तो पानी की सतह हलचल करेगी। क्यों हलचल करेगी? उस हवा के कारण। इसी हवा के कारण, इन चलने वाली हवाओं के कारण ही महासागरीय जलधाराएं चलती हैं। हो सकता है आज तक आपको पता ही ना हो महासागरीय जलधाराएं कैसे चलती हैं। तो महासागरीय जलधाराएं आप में से बहुत सारे लोगों को आज पहली बार पता चला होगा, इस कारण से चल रही हैं। पूरा कॉन्सेप्ट ये है, ये हवा जो नीचे वाली चल रही है, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली जो हवा चल रही है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से ये महासागरीय जलधाराएं चल रही हैं। तो कुल मिलाके, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे महासागर हैं, महाद्वीप हैं, इस वजह से ये महासागरीय जलधाराएं पूरे महासागरों में चलती हैं। अब हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको नामकरण कर दिया, इनको जो है महासागरों के आधार पर डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं महासागरीय वाइज जलधाराएं क्या क्या हैं। तो आपको समझ में आ गया, महासागरों के जल में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। इनमें उत्पत्ति के कई कारण हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण है, तापमान में भिन्नता है, घनत्व में भिन्नता है, वायुदाब है, हवाएं हैं, बाष्पीकरण है, इन सब कारणों से ये चल रही हैं। और गर्म जलधाराएं हैं और ठंडी। अब गर्म और ठंडी कैसे होंगी? अब देखो, ये जो हवा इधर से इधर आएगी तो भूमध्य रेखा के आसपास आएगी। भूमध्य रेखा के आसपास जो हवा आएगी वो क्या होगी? वो ठंडी होगी कि नहीं होगी? वो गर्म होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा तक आते आते हवा सूर्य तप ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हवा गर्म हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा के आसपास की जो क्या कहते हैं आपको महासागरीय धाराएं मिलेंगी, भूमध्य रेखा की ओर से जाती हुई, वो कैसी मिलेंगी? गर्म, क्योंकि यहां सूर्य तप की मात्रा सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा मिल रहा है तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा। हवा अपना काम कर रही है, ताप अपना काम कर रहा है, हवाएं उसको आगे धकेल रही हैं और जो टेम्परेचर है वो पानी को गर्म कर रहा है। चलिए, तो अब ये हो गई महासागरीय दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या क्या हैं। तट की दिशा और आकार, जब महासागरीय भाग सागरीय धाराओं को दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और महासागरीय तट के समांतर चलती रहती हैं। भाई इधर ये महाद्वीपीय चाचा बैठे थे, एक मान लो कोई बैठा है, यूरोप बैठा है, जलधारा ऐसे करके चल के आ रही थी, इन्होंने रोक दिया, बोले यहीं को रुक जा, आगे नहीं जाएगी। रुक ही देगा, अब रोकेगा तो इसमें तो गति है, तो ये इसके समांतर या तो इधर बहने लगेगी या इधर बहने लगेगी, इसका मतलब ये है। तो महासागरीय दिशाएं ऐसे भी घूम के कुल मिला के गोल चक्कर एक ले लेती हैं। ठीक है, फिर तलीय आकृति जो है, महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि महासागर भी तो क्या है, ये भी ऐसे ही भूपरपटी है, जैसे ऊपर आपको ये स्थल दिख रहे हैं, तो इस भूपरपटी में भी कहीं गहरा है, कहीं ऊंचा है, कहीं कुछ है। तो जिधर ढलान होगा महासागरीय धाराएं उसको भी फॉलो करती हैं, पानी है उसको भी फॉलो करेगा। मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, जिधर ताप इत्यादि ज्यादा कमती हो रहा है, उस हिसाब से भी चलेंगी। और पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सिंपल करना, एक गेंद भिगोना पानी में, जो रबड़ बैसी वाली गेंद आती है गद्दे वाली, और उसको ऐसे करके घुमाना, पानी तुम्हारे ऊपर छींट आएंगी, मतलब बाहर को भाग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपकेंद्रीय बल लग रहा है, तो इस वजह से भी मामला चल रहा है। तो ये महासागरीय जलधाराएं हैं, इनको मैं भी आपको बता देता हूं, महासागर 22, तो आपको चीजें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। ठीक है, चलो सबसे पहले पकड़ते हैं हम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर कौन सा है? ये ऐसा आकृति वाला अटलांटिक महासागर है। भूमध्य रेखा कहां गई? ये भूमध्य रेखा रही, मान लो, है ना, ये भूमध्य रेखा रही, ये भूमध्य रेखा रही। अब इस भूमध्य रेखा से जलधाराएं चलनी शुरू होंगी। जैसे यहां से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा चलेगी, उत्तर की तरफ जा रही है, विषुवत रेखा है तो इसको उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी होगी? सरगर्म होगी, है ना, गर्म होगी। तो ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा चली और चलने के बाद यहां टकराई, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास कैरिबियन द्वीप समूह से टकराई और इस महासागर की आकृति के कारण इधर मुड़ गई और यहां से इसको एक और जलधारा यहीं से मिलती है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम मिल गई। अब ये गल्फ स्ट्रीम से ऊपर से यहां हडसन की खाड़ी ये है और ये ग्रीनलैंड इत्यादि है, यहां से एक जलधारा और बह रही है ना, ये बह रही है उच्चावचीय लक्षण के कारण, जिसको बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा। तो लेब्राडोर की जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, उच्च अक्षांश से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये कैसी होगी? ठंडी होगी। और लेब्राडोर देखो भी ऐसा लग रहा है कोई ठंडी जैसा नाम हो। लेब्राडोर की जलधारा यहां इससे गल्फ स्ट्रीम से आकर मिलती है और यहां क्या होता है? यहां पड़ता है, सागर का नाम मैं भूल रहा हूं,
एजोव नहीं, एजियन कोई सागर, अब याद आएगा बता दूंगा, वो सागर यहाँ ये जलधाराएं दोनों जहां मिल रही हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं, ये मत्स्य के बड़े क्षेत्र हैं, मछली पालन के बड़े क्षेत्र हैं, या उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट ये मछली पालन का बड़ा क्षेत्र है ना। गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां हैं, इसलिए यहां मछली पालन बढ़िया होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम से मिल गई और ये यहां से मुड़ गई, क्योंकि एक अब यहां से ये गल्फ स्ट्रीम दो भाग में बट जाएगी। एक तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो जाएगा, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या करेगा इधर, क्योंकि ये गर्म जलधारा है भाई, गल्फ स्ट्रीम थी लेब्राडोर से मिल गई लेकिन गर्म है, और ये गर्म जलधारा की एक धारा ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब नॉर्वे स्वीडन, ये जो पढ़ रहे हैं इंग्लैंड नॉर्वे स्वीडन, इनके जो पोर्ट, खासकर नॉर्वे स्वीडन के जो बंदरगाह बर्फ से जम जाने चाहिए ठंड के कारण, सूर्यातप की मात्रा की कमी के कारण, वो ये गर्म जलधारा जाके उस बर्फ को पिघला देती है और यहां के पोर्ट को व्यापार योग्य बना देती है। या मैं कहूं उत्तरी सागर के जो पोर्ट है, उत्तरी अटलांटिक सागर के जो पोर्ट हैं, उनको व्यापार योग्य बना देती है। तो है फायदेमंद कि नहीं, यहां मत्स्य पालन करा रही है, मछली पालन बड़ी मात्रा में करा रही है, और यहां सारे बंदरगाह खोल दे रही है जिससे कि व्यापार होता रहे। और इस गल्फ स्ट्रीम का दूसरा पार्ट आ जाता है नीचे आके ये अफ्रीका, ये यूरोप अफ्रीका से टकराकर यहां बोलते हैं इसको कनारी की जलधारा, और ये कनारी की जलधारा कैसी होगी, ये सर ऊपर से आ रही है, तो कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है, कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये सर्किल बनाती हुई फिर इसमें उत्तर विश्वतीय जलधारा में मिल जाती है, और इस तरीके से ये पूरा ऊपर वाला सर्किल कंप्लीट होता है अटलांटिक महासागर का। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, रटो मत, याद कर लो, कॉन्सेप्ट देख लो। सर उत्तरी विश्वतीय प्रवाह जो था वो गर्म जलधारा थी, गल्फ स्ट्रीम जो थी वो गर्म जलधारा थी, और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो था वो गर्म जलधारा थी। लेकिन लेब्राडोर जो आके मिल रही थी वो ठंडी जलधारा थी, और कनारी जो आके मिल रही थी वो ठंडी जलधारा थी। बताओ, अटलांटिक की, उत्तरी अटलांटिक की याद हो गई, ऐसे ही दक्षिणी अटलांटिक में आ जाओ। अब ये क्या होगा, यहां से बहती है उत्तर विश्वतीय जलधारा, ये नीचे भी बहेगी, इधर की तरफ बहेगी, फिर एक ऊपर बहेगी, एक नीचे बहेगी। ठीक है, क्योंकि अब नीचे वाला सर्किल करते हैं, देखो तो नीचे बहेगी, नीचे बही, ठीक है। फिर नीचे बहने के बाद ये जो है यहां ब्राजील के तट पर एक गर्म जलधारा मिलती है जिसको बोलते हैं ब्राजीलियन जलधारा। ठीक है, ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा से नीचे से आती हुई एक फॉकलैंड की जलधारा मिलती है, फॉकलैंड की जलधारा मिलती है, फॉकलैंड की जलधारा इस ब्राजील की जलधारा से मिलती है। इसके बाद इसको बोलते हैं पश्चिमी वायु प्रवाह, और ये पश्चिमी वायु प्रवाह, क्योंकि फॉकलैंड की जलधारा ब्राजील की जलधारा की मात्रा में कमतर है, इसलिए ये गर्म प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, और यहां ठंडी एक जलधारा से मिलती है जिसको बोलते हैं बेंगुला की जलधारा, और ये बेंगुला की जलधारा फिर ऊपर जाकर उसी सर्किल को पूरा करती है। मतलब नीचे तीन बड़ी जलधाराएं पाई जा रही हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा जो इधर बह रही है, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा ऊपर बह रही थी, दक्षिण विषुवतीय रेखा ऊपर नीचे बह रही थी, दक्षिण ब्राजील से मिलेगी, ब्राजील में जो है फॉकलैंड जो गर्म ठंडी वाली है वो आके मिलेगी, फिर जो है ये पश्चिमी वायु प्रवाह के रूप में आगे बढ़ेगी, और यहां जो है इससे बेंगुला की जलधारा मिलेगी जो ठंडी है, और इस प्रकार कुल मिला के नीचे वाला सर्किल भी आपका पूरा हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं इस प्रकार पूरी होती हैं। अब देखो, दिमाग लगाओ, गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है। सर उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह था, दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह था। ठीक है, दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह ब्राजील से मिल रहा था, मतलब वो भी गर्म हो गई, और एक उत्तरी गर्म हो गई, उत्तरी वाली मिल रही थी गल्फ स्ट्रीम से, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म थी, ये गर्म गर्म हो गई। फिर नीचे वाले में जो थी ब्राजील वाले में आके मिल रही थी फॉकलैंड की जलधारा, और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। ऊपर मिल रही थी लेब्राडोर की जलधारा, वो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और लेब्राडोर फिर आगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में गर्म जलधारा के रूप में आगे चला जा रहा था, और इधर कनारी की धारा इससे आके मिल जा रही थी, ये कनारी की धारा जो ठंडी थी और प्रवाह को पूरा कर रही थी। नीचे पश्चिमी प्रवाह के रूप में ये आगे बढ़ेगा, और इससे यहां कौन सी मिलेगी, बेंगुला की जलधारा मिल जाएगी, बेंगुला की जलधारा मिल जाएगी, और जो है वो नीचे पूरा करेगी। तो ठंडी और गर्म जलधाराएं, मैं कहूं अटलांटिक की ठंडी जलधारा कौन सी है सर, लेब्राडोर है, फॉकलैंड है, दो ऊपर हैं, तो ऊपर कौन कौन सी है, लेब्राडोर और कनारी, नीचे कौन सी है, फॉकलैंड और बेंगुला, ये याद हो गई। गर्म कौन कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ऊपर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, गल्फ स्ट्रीम है, और नीचे कौन सी है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ब्राजील की धारा है। तो इस प्रकार से आपकी अटलांटिक की सारी जलधाराएं हो गई। ठीक है, तो देख लो अटलांटिक वाली कहां है, ये देख लो अटलांटिक की जो जलधाराएं, इनमें भी देखते चलो।
अटलांटिक महासागर की धाराएं ठंडी कौन कौन सी हैं? लेब्राडोर, ये रही लेब्राडोर, ये आ रही थी ऊपर से। कनारी, ये रही ऊपर से कनारी, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा ये नीचे से आ रही थी, फॉकलैंड की जलधारा। बेंगुला की जलधारा ये रही नीचे से आ रही थी। और दक्षिणी अटलांटिक धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा ये इसको कह रहे हैं, यहां से ये पश्चिमी वायु उपभाग को दक्षिणी अटलांटिक धारा कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 जो है ठंडी जलधाराएं हो गई अटलांटिक की, ठीक है। गर्म कौन कौन सी हो गई? उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, ये जो ऊपर बह रहा था। दक्षिण विषुवतीय रेखीय प्रवाह, जो कि नीचे बह रहा था। गल्फ स्ट्रीम, ये जो यहां से मिल रही थी। फिर फ्लोरिडा की धारा, यहीं एक मिल जाती है इससे, फ्लोरिडा की धारा भी यहीं मिलती है, ठीक है। फिर नॉर्वेजियन धारा या उत्तरी अटलांटिक अपवाह या नॉर्वेजियन जलधारा भी कहते हैं इसको। मैंने आपको बताया कि नॉर्वे इत्यादि के पोर्टों को ये क्या करती है? गर्म कर देती है, जिस वजह से वहां भरी हुई जमी हुई बर्फ जो है पिघल जाती है। फिर ब्राजील की धारा, तो ये रही ब्राजील की धारा आपकी, है ना। और इरमिंगर की जलधारा भी नीचे ही है, इसमें शो नहीं है, तो इरमिंगर की जलधारा। टोटल अटलांटिक महासागर की ये ठंडी और गर्म जलधाराएं बताओ याद हुई कि नहीं? मैप के साथ याद करोगे हो जाएगी यार, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाता हूं, सारी चीजें कराता हूं। आपसे सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक साझा जरूर कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दिया करो। और जैसा भी आपको क्लास लगती है, कमेंट, आपको खराब लग रही कमेंट कर दो कि सर बकवास करते हो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलिए फिर अगले महाद्वीप पे चलते हैं अपन। अब हम देखते हैं हिंद महासागर की जलधारा, ठीक है। ये रहा आपका हिंद महासागर, इसमें देखो इसकी जलधाराएं देखते हैं, और कलर ले लेते हैं, पीला कलर ले लेते हैं। देखो हिंद महासागर जलधारा में ये विषुवत रेखीय प्रवाह, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह इधर चले। अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मौसम के कारण होते हैं दोनों। एक बार ये थोड़े महीने के लिए क्लॉकवाइज जलधाराएं बहती हैं, थोड़े दिनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज बहती हैं, तो इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं। अब देखो इसमें जो ठंडी जलधारा है ना, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। कैसे भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे है, वहां तो ठंडी ही जलधारा होगी ना भाई। नीचे की तरफ क्या होगा? उच्च अक्षांश है, उच्च अक्षांशों में ठंडी जलधारा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। और बाकी इसमें अगुलहास को एक याद रखना, अगुलहास खूब पूछा जाता है। हिंद महासागर, हिंद हास ऐसे करके याद रख लेना, और इसमें कोई महत्वपूर्ण ऐसी नहीं है। तो ये जलधाराएं भी चलना मैंने आपको एक महाद्वीप में बता दिया है, पूरा क्रम फॉलो करती हैं तो बाकी आपको भी याद हो जाएंगे। तो हिंद महासागर में कौन सी है? देखो ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा थी, देख ली थी भाई। ऑस्ट्रेलियाई है तो पश्चिमी तो ठंडी तो होगी ना, निम्न अक्षांश है, उच्च अक्षांश है सॉरी। और पछुआ पवन प्रवाह, ये इसको पश्चिमी वायु अपवाह या पछुआ पवन प्रवाह कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 ठंडी जलधाराएं हो गई। गर्म कौन सी है? विषुवत रेखीय धारा, जो एक इधर बहेगी, कभी इधर बहेगी, कभी इधर बहेगी। हिंद महासागर में मौसम की वजह से होता रहता है। फिर अगुल हास को याद रखना, अगुल हास, हास और हिंद ऐसे याद रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगुल हास की जो धारा है वो गर्म जलधारा है, और किस में बहती है? हिंद महासागर में बहती है, ठीक है। हिंद महासागर में बैठी है और आपकी गर्म जलधारा है। और मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक भी यहीं पड़ता है आपके, यहां कहीं मोजाम्बिक पड़ता है, तो ये भी जो है एक ये यहां कहीं होगा, एक बार देख लेना, मेडागास्कर के आसपास मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की धारा भी जो है वो गर्म जलधारा है। मतलब हिंद महासागर की 3 गर्म जलधाराएं हैं और 2 ठंडी जलधाराएं, ठीक है। याद रहेगी बात, हिंद महासागर सरल है। अगला देखते हैं प्रशांत महासागर, और देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। यहीं देखते हैं प्रशांत महासागर को। देखो ये प्रशांत महासागर कैसा है, इधर देख लो पहले। यहां ये वाला हिस्सा जो है ना, और ये वाला हिस्सा जो है, दोनों हिस्से ये जुड़ के प्रशांत महासागर बनाएंगे, है ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी को हमने खोल के रख दिया है ना, ये तो गोला है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे प्रशांत महासागर। तो इनमें उसी तरीके से जलधाराएं चलेंगी, तो मैंने यहां आपको इस तरीके से जोड़ दिया है। देखो ये यहां से आधा आधा करके देखते हैं। जैसे यहां से चली विषुवत रेखीय जलधारा, ऊपर चली विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा चली, यहां क्यूयोशियो की जलधारा इससे मिल जाएगी। कौन सी जलधारा? क्यूयोशियो की जलधारा मिल जाएगी, क्यूयोशियो। और ऊपर से ओयोशियो या क्यूराइल जलधारा मिल जाएगी। क्यूराइल, बोले तू क्यों अलग अलग घूम रही है, तो बोले मैं ठंडी जलधारा हूं। क्यूराइल है ना, तू क्यों राई राई घूम रही है, मतलब क्यों तो रोई रोई घूम रही है, बोले सब गर्म है मैं ठंडी हूं, मतलब क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, या इसको ओयोशियो की जलधारा भी बोलते हैं। ये क्यूयोशियो है, ये ओयोशियो है, ठीक है। फिर तो इस तरीके से ये मिलके इधर से जो है क्या कहते हैं, इधर से ऐसे घूमेगी, तो इसमें उत्तरी प्रशांत प्रभाव, और ये कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है जो इसमें आके मिलेगी, और इस तरीके से ये सर्कल पूरा कर लेंगी अपना, ठीक है। मतलब यहां से ये यहां से मिल गई अलास्का वाली, मतलब ठंडी, और कैलिफोर्निया वाली जो है
अलास्का वाली ऊपर चली जाएगी, कैलिफोर्निया वाली ऊपर से आके मिलेगी, कैलिफोर्निया ठंडी है। ऐसे ही नीचे चलेगी, नीचे याद रखना इधर पश्चिमी वायु प्रवाह और हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, बोले हम बोल्ट है मतलब ठंडे हैं, हम में दिमाग नहीं है, बिल्कुल बोल्ट है, हम बोल्ट की तरह से हैं मतलब ठंडे हैं, है ना। तो कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट दो याद रख लेना, ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो इस तरीके से ये भी प्रशांत महासागर का ये भी वाला सिस्टम भी पूरा हो जाता है। अब देख लो इसमें कौन कौन सी ठंडी और गर्म है। देखो क्यूराइल, बोले क्यों अलग अलग घूम रही है, कि बोले मैं तो ठंडी हूं इसलिए अलग घूम रही हूं। ओयोशियो, बोले ओशियो, ओयोशियो की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया मैंने याद कराई, और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ये चार जलधाराएं प्रशांत महासागर में ठंडी है। कौन कौन सी, कैलिफोर्निया, पेरू और आपके क्यूराइल और जो है ओयोशियो, ये चार ठंडी है। गर्म कौन कौन सी है, उत्तरी, जिनमें विषुवत रेखीय धारा लग रहा होगा ना, विषुवत रेखा से चाहे उत्तर में जा रही हो चाहे दक्षिण में जा रही हो, वो तो गर्म ही होगी, क्योंकि विषुवत रेखा के पास सूरज पूरे साल भर वहीं पड़ा है, उसी के आसपास पड़ा है, तो गर्म कर देता है जलधाराओं को। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा क्यूरोशियो, अब देखो ओयोशियो और क्यूरोशियो और क्यू राइल, तो वो राइल है मतलब रोई रोई घूम रही है, तो बोले ठंडी हुई इसलिए। ओयो बोले ओ हो तुम ठंडी हो, ऐसे करके याद रखना, क्यू राइल ओ हो शियो तुम ठंडी हो, शांत हो, ठंडी हो, है ना। और ये है क्यूयोशियो, बोले क्यूयोशियो तुम जो है गर्म हो। तो इनमें ओयोशियो क्यूयोशियो में कंफ्यूज मत होना। सुशीमा की जलधारा, एल्यूशियन जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा थी वो हिंद महासागर का पार्ट है और ये ठंडी है। ये किस कारण से है, ये मानसूनी हवाओं के चक्कर से है ना। और ये किससे है, ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो याद रखना पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो गर्म है ना। जैसे अपने पूरब में भी जो स्टेट है गर्मा गर्मी सी रहती है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, तो पूरब में तो गर्मी सी रहती है, सूरज पहले निकल आता सर इसलिए भी गर्मी रहती है। भाई ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, तो खाली गर्मी रहती है पूरब में, इसलिए याद रखना गर्मी रहती है। तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि पूरब ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हिंद महासागर का भाग है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा प्रशांत महासागर का भाग है। बहुत टफ टॉपिक ये है, सामान्यतः याद नहीं होता है। मेरा काम ये रहता है कि सरल तरीके से आपको चीजें समझा दूं, आपको याद करा दूं, ताकि आपकी परीक्षा में चीजें आपको आसान जाएं। तो मेरा महासागरीय धारा समझाने का प्रयास, मुझे लगता है आपको काफी हद तक चीजें समझ में आई होंगी। नहीं भी आई हो तो इस क्लास को एक बार रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना, तो ये चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने सारी महासागरीय जलधाराएं पढ़ ली। ठीक है, अब देखते हैं महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता क्या होती है, महासागर में लवण का मिला होना महासागरीय लवणता है। जैसे सागरीय जल के भीतर भार, उसमें कुछ घुले हुए पदार्थ के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति हजार पर, याद रखना इसको परसेंटेज नहीं लिखते हैं, परसेंटेज का मतलब तो हो गया 100 में से, इसको पर हजार लिखते हैं। तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको, 1 0 नीचे 2 0। मेरी पहले समझ में नहीं आता था भाई 2 0 क्यों बनाते हैं, लेकिन फिर समझ में आया हजार की वजह से बनाते हैं। ठीक है, लवण की मात्रा को इससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज, और नीचे 2 0 के रूप में दर्शाया जाता है। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता की गति बढ़ती हो उसे हेलोक्लाइन एरिया कहा जाता है। जितना गहरा उतना ज्यादा लवणता, तो वो हेलोक्लाइन है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, भूमि पर हम कचरा वचरा फेंकते रहते हैं, नदियों के माध्यम से वो चला जाता है तो वो हो जाता है। जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारक हैं। भाई नदियों के माध्यम से ही तो जा रही है ना। चलो, सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण से पानी तो ही बाष्प बन के उड़ेगा, नमक तो एज इट इज पड़ा रहेगा, तो वो नमक नुकसान करेगा, मतलब लवणता बढ़ाएगा। पवन है, हवा अपने साथ बहा लाएगी, नदी का जल बहा लाएगा। वर्षा है, वर्षा क्या करेगी, वर्षा ज्यादा हो जाएगी, लवणता थोड़ी कम हो जाएगी। सागरीय धाराएं हैं, ज्वालामुखी आदि, ज्वालामुखी क्योंकि वो भी तो वेस्टेज नीचे से आता है ना, वो भी क्या कहते हैं लवणता को बढ़ाएगा ही। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति हजार के व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 प्रति हजार है, इसको भी याद रखना। मतलब 1000 अगर जल के दाने हैं तो 35 दाने उसमें से लवण के हैं। ये औसत लवणता है, ये पेपर में पूछी गई है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, चलो, जैसे 33% पे पास हो जाते हैं ना, ऐसे 35% पे पास है, ऐसे ध्यान रख लेना। महासागरीय लवणता में क्या क्या सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मिलता है। जो आपका नमक होता है ना जिसको आप यूज करते हो, वही सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरे नंबर पे जो मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। ये याद रखना, 2 बार क्रोनोलॉजी इनकी पूछी गई। तो सोडियम क्लोराइड, फिर दूसरा क्लोराइड कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट ही। ठीक है, चलो, तो मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये इस तरीके से मिलते हैं। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम
योगदान है। सागरीय लवणता के वितरण क्षैतिज और लंबवत दो भागों में मिलते हैं, कि मतलब यहां से वहां क्षैतिज, जैसे लंबवत मतलब ऊपर से नीचे जाने पर लवणता बढ़ रही है घट रही है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं कहीं तो गहराई में जाने से लवणता बढ़ती है, कहीं कहीं गहराई में जाने से लवणता घटती है, तो कोई सामान्य नियम नहीं है। ठीक है, यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो लवणता भी वृद्धि होगी। भाई घनत्व कब बढ़ेगा? घनत्व बढ़ेगा मतलब ज्यादा जल एक जगह आ जाएगा। ज्यादा जल आ जाएगा तो क्या होगा भाई? ज्यादा जल आ जाएगा तो अपने साथ लवण भी तो ला रहा है ना। जल ज्यादा होगा तो लवण भी तो बढ़ेगा, मतलब जल का घनत्व बढ़ेगा मतलब लवणता बढ़ेगी। सिंपल है। ठीक है, चलिए, जल का घनत्व बढ़ता। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। लवण की मात्रा का वितरण अक्षांशों का भी योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांश हैं वहां से बाष्पीकरण ज्यादा होगा कि कम होगा? सर वहां से बाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां सूर्य तप ज्यादा मिल रहा है, वहां सूर्य तप ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वहां से बाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर सन का लाइट ज्यादा मिल रही है, बाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा। और जब बाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा तो लवण तो एज इट इज पड़ा रहेगा। मतलब पहले 2 किलो पानी में आधा किलो, मान लो 250 ग्राम नमक था और आधा किलो पानी उड़ गया, अब 1.5 किलो पानी में 250 ग्राम नमक हो गया, तो लवणता का परसेंटेज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सर बढ़ जाएगा। तो यही हुआ। तो मतलब भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर लवणता घटेगी। यह भी स्टेटमेंट आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, यद्यपि यहां उच्च तापक्रम का उच्च बाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहां पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भूमध्य रेखा पर ज्यादा लवणता, भाई यहां से ऊपर जाने पर लवणता कम हो रही है, उसका कारण समझ में आ रहा है। लेकिन कोई यह कह दे कि इसी एरिया में सर्वाधिक लवणता है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लवणता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो वर्षा भी तो होगी, वर्षा उसको मेंटेन कर लेती है। तो भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 रहती है, जबकि सामान्यतः 35 है। उच्चतम लवणता जो है 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाई जाती है। इस फैक्ट को याद रखना, अच्छे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 20 से 40 के बाद उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां लवणता 36 प्रति 1000 होती है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है, वर्षा कम होती है। बाष्पीकरण तो हो जाता है, वर्षा उस मात्रा में कम होती है। हिंद महासागर 0 से 1 डिग्री अक्षांशों के पास इतनी पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी में घटकर इतनी हो जाती है, उस समय कुछ नहीं करना। ये याद रखना, भूमध्य रेखा पर अक्षांश 3 फैक्ट हुए। अक्षांशों पर निम्न से ऊपर की तरफ जाते हुए लवणता घटती है। दूसरा फैक्ट, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास। कितनी? 36। भूमध्य रेखा पर कितनी? 34। सामान्यतः कितनी है? 35। चलो, विश्व के सागरों और झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की वॉन झील में है। सबसे ज्यादा कितनी? 330। मतलब 1001 किलोग्राम अगर नमक है तो उसमें पानी है, तो उसमें 330 ग्राम क्या है? नमक है। समझ सकते हो कितना नमक ही नमक है, पानी और नमक। ठीक है, चलो, ये है। फिर दूसरे नंबर पे जो है मृत सागर है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, वॉन लेक, मृत सागर। तीसरे में ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए की। फिर कैस्पियन सागर में कम है, कराबुकस, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये सब आप फैक्ट ध्यान में रखोगे। अगला महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, ज्वार भाटा, जो आज का अंतिम टॉपिक है। ज्वार भाटा होता क्या है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ लो। पहले इसकी फैक्चुअल देख लेते हैं। सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। देखो, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा और ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है, अब क्या होगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में होंगे तो आकर्षण बल लगता है इनकी तरफ। सूर्य भी आकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा भी आकर्षण बल लगा रहा है। मतलब क्या होगा? इधर पानी सर्वोत्तम खिंचेगा, मतलब यहां हाई टाइड आएगा, उच्च ज्वार आएगा, पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठेंगी। क्यों? क्योंकि आकर्षण शक्ति दोनों की मिल गई। ठीक है, चलो, मान लो मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं, एक और कोई तुम्हें धक्का देने लग जाए तो तुम जल्दी सरक जाओगे। यही वाला सिस्टम है। ठीक है, चलो, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल, मतलब पृथ्वी में भी तो घूम रही है ना, जिस कारण उसमें भी तो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हो रहा है, और अपकेंद्रीय बल उसके कारण हो रही है। भाई अपकेंद्रीय बल ऐसे घूम रही है, उसके कारण अपकेंद्रीय बल सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उस वजह से भी अपकेंद्रीय बल, तो इन दोनों की वजह से होती है। ठीक है, फलस्वरूप होती है। अर्थात पृथ्वी में जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वह चंद्रमा के आकर्षण बल का पृथ्वी के केंद्रोपराशित बल पे अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। मतलब जो भाग चंद्रमा के सामने पड़ेगा वहां उच्च ज्वार होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही दोनों को जो है लेके खींच के ले गया। ठीक है, चलिए,
फलस्वरूप निम्न ज्वार आता है, ठीक है, दूसरे वाले हिस्से में, मतलब ये इसके सामने है तो यहां उच्च ज्वार आएगा, पृथ्वी के इस हिस्से में निम्न ज्वार आएगा, ठीक है। इसी कारण पृथ्वी में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, ठीक है। तो ये है। अब ये दीर्घ ज्वार है, हाई टाइड है, क्यों? दोनों मिलकर पानी को खींच रहे हैं, सूरज भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है। अब यहां क्या है, चंद्रमा तो इधर खींच रहा है, सूरज इधर खींच रहा है, तो ये क्या होता है, लो टाइड होता है, लघु ज्वार होता है। तो मतलब जो ये वाली स्थिति होगी ये पूर्णिमा के दिन होगी, ठीक है, फुल मून के दिन होगी। और ये कब होगी, ये अष्टमी के आसपास होती है, जो क्या है, लो टाइड है। तो हाई टाइड पूर्णमासी अमावस्या को पड़ेगा और लो टाइड जो है मतलब अमावस्या इधर हो गई, पूर्णिमा इधर हो गई, अमावस्या इधर हो गई, गलत दिया है इन्होंने, अमावस्या इधर आएगी, ये सूर्य के सामने हो जाएगा। तो खैर, तो क्या होगा कि इस तरीके से चीजें होती हैं। चलो आगे चलते हैं। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार, मैंने आपको बता दिया, जिसको सिजदी बोलते हैं, ऐसा पूर्णमासी अमावस्या को होता है। क्योंकि सूर्य पृथ्वी और वो तीनों कब होंगे भाई, इधर सूरज होगा या फिर मान लो ये चंद्रमा इधर आ जाएगा, तो एक बार अमावस्या होगी, एक बार क्या होगी, एक बार पूर्णमासी होगी। तो इन दोनों स्थिति में होगा। और लो टाइड कब होगा, जब चंद्रमा इधर आ जाएगा, तो चंद्रमा इधर खींचेगा, सूरज इधर खींचेगा, मतलब लो टाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूर्णमासी अमावस्या को होता है। इसके विपरीत जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करता है। तुम इधर खींच रहे हो, वो इधर खींचा, एक हाथ मेरा कोई इधर से खींच ले, एक इधर से खींच ले, 90 डिग्री का कोण बन गया, मैं किधर भी नहीं खींचूंगा, तुम इधर खींचोगे, ये इधर खींचेगा, तो कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। चलो यही सिस्टम है, बस यही है, ठीक है। तो यही ज्वार भाटा है। फिर विभिन्न महासागरीय गर्तें, ये आपकी आज की अंतिम स्लाइड है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये आपसे मैचिंग में पूछी गई हैं विभिन्न महासागरीय गर्तें, यद्यपि पिछली बार की क्लास में मैंने करा दी थी, फिर भी बता देता हूं। महासागरीय गर्तें महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे स्थल पर गड्ढा, पहाड़, पर्वत ये सब होते हैं ना, ऐसे समुद्र में भी है। वो नीची सीढ़ी है, ये ऊंची सीढ़ी है, ऐसे मान के चलो बस। तो इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के समान मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्तें देखने को मिलती हैं। विश्व में सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है, और यह किसकी है, प्रशांत महासागर की है, ठीक है। इसका सर्वाधिक गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है। मेरियाना ट्रेंच का भी सर्वाधिक गहरा बिंदु क्या है, चैलेंजर डीप है ना। चलो इसकी उत्पत्ति प्लेटों के क्षेपण से हुई है, मतलब प्लेटें दो क्या हुई हैं, टकरा के अंदर 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 धसती चली गई हैं, ठीक है। चलो इसकी खोज 1948 में की गई। उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तों में मेरियाना खाई, क्यूराइल, एल्यूशियन खाई है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा, कामडेक, अटकामा ये सब हैं। अटलांटिक की प्रमुख गर्तें पोर्टो रिको हैं और रोमांचे गर्त हैं। सैंडविच भी है। हिंद महासागर की सुंडा, ये कई बार पूछी गई है, और जावा गर्त, इनको आप याद रखोगे। यहां देख लो अटलांटिक की कौन कौन सी गर्तें, रोमांच है, सैंडविच है, प्यूर्टो रिको है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, याद कर रखना। और हिंद महासागर की सुंडा याद रहेगी, जावा तो आपको याद ही रहेगा, इंडोनेशिया उसके आसपास ही है, और डायमेंटेना। फिर प्रशांत महासागर की क्यूराइल, जलधारा भी थी प्रशांत महासागर की। क्यूराइल क्यों रो रही है, बोले मैं ठंडी हूं इसलिए रो रही हूं, तो ठंडी जलधारा थी। क्यूराइल गर्त, करमेडक गर्त, टोंगा गर्त और एल्यूशियन गर्त, ये प्रशांत महासागर की पड़ती हैं। और ये उच्चतम लवणता वाली झीलें तो हमने देखी ली। सबसे ज्यादा उच्चतम लवणता है आपकी तुर्की की वॉन लेक की, उसके बाद जो है आपकी मृत सागर की है जो इजराइल और लेबनान की सीमा पर पड़ता है। फिर यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक की है। तो आज की आपकी ये क्लास काफी जो है टॉपिक थे, समझाने वाले भी थे, यही समाप्त होते हैं। एक बार 5 मिनट में फटाफट क्लास का रिकैप ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है चीजें दोबारा से ध्यान में आ जाए। सबसे पहले हमने देखा था इन महाद्वीपों के देश और इनकी राजधानी मेडागास्कर, तो वो साइड में है, तो वो कह रहा है अंतानरिवो, मैं जो है अंत में हूं, ठीक है। गिनी का मैंने याद करा, कोनाक्रे, गिनी कोने में है, कोनाक्रे। बुर्किना फासो, बोले मुझे फासोमा सावा गादो, मुझे दे दो, ओगो देगो, टोगो की प्लोमे। फिर आपको जो याद करनी थी नाइजर, नियामी, ठीक है, 2 से 1 से नाम है। फिर कैमरून, ये सब नहीं याद करनी थी आपको। सेनेगल, बेनिन, ये रवांडा याद रखना है, किगाली, ठीक है, क्योंकि किगाली समझौता वगैरह ये भी जो है पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर गैबोन याद रखोगे, लिब्रे लिले, है ना, गैबोन, लिब्रे लिले, ठीक है, लिब्रे बिले। फिर चाड की याद रखोगे, चाड उसे भी फंसा दिया है, वो कह रहा है जाने मां, मुझे जाने दो ना, है ना, तो इसको याद रखोगे। माली, बमाको, ये याद रखोगे, जहां माल होता है वहीं बम फोड़ा जाता है। सोमालिया याद रखोगे, मोगादिशु, ठीक है। उसके बाद लीबिया याद रखोगे, त्रिपोली। मिस्र याद रखोगे, मिस्री और डायमंड, तो मैंने आपको याद कराया था, काहिरा मतलब हीरा। और सूडान याद रखोगे, खार्तुम, तू डॉन है तो जो मैं खत्म कर दूंगा, खार्तुम। मॉरिशस, पोर्ट लुइस, सेशेल्स याद रखोगे। मालावी याद रखोगे, लिंगोलवे। तो मालावी और माली दोनों में कंफ्यूज मत होना, माली की बमाको है, ठीक
ठीक है। इथियोपिया याद रखोगे आदिस अबाबा, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जाम्बिया ये याद रखोगे, बोत्सवाना की है गैबरोन और मोजाम्बिक की है मपूतो और इसकी है लुसाका जाम्बिया की, ठीक है। नाइजीरिया साउथ अफ्रीका की याद रखोगे, प्रिटोरिया या केप टाउन, युगांडा कंपाला, गुंडे के सामने कांपते हैं कंपाला, गैम्बिया, इरिट्रिया याद रखोगे, असमारा, इरिट्रिया, इटिया, असमारा हमारे मारा, ठीक है। स्वाजीलैंड पूछी गई, इसको याद रखोगे। इनमें मलक्का याद रखना, मलक्का कहां पड़ती है, आपके चीन, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच में, अंडमान बोल सकते हैं उसको। फिर जो है पाक जल संधि आपको पता ही है, सुंडा आपको पता ही है, सुमात्रा और जावा के बीच में पड़ती है। यूकाटन को याद रखना, यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन में अटकती है। मैसीना, मुझे सिल्दो, इटली और सिसिली में। बाबे मंडप याद रखोगे, अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच। कुक जल संधि याद रखोगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड के दोनों को याद रखती है। नॉर्थ चैनल याद रखोगे, आयरिश सागर मतलब आयरलैंड और उनको अलग करती है। टारेस याद रखोगे, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ऊपर टारेस है नीचे बास है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। फिर बेरिंग याद रखोगे, बेरिंग तो आपको पता ही है जो है इधर रशिया और जो है अलास्का में मिलती है या उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच की है। बास्पोरस याद रखना, काला और मरमरा। डर्नेडेल्स याद रखना, मरमरा और एजियन, ठीक है। चलिए डेविस याद रखना, बफिन की खाड़ी और अटलांटिक। डेनमार्क, डोबर याद रख लेना, इंग्लिश चैनल, अंग्रेजे हैं इन्होंने सब गोबर कर दिया था तो इंग्लिश चैनल के आसपास है ना। फिर इनमें से हरमुज याद रखना आप, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। हडसन याद रख सकते हो, सुगारू। जिब्राल्टर याद रखना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है। चलो भाई, फिर हमने महासागरीय जलधाराएं देखी, मैंने आपको समझाया ये पृथ्वी की दाब पेटियां थी, मैंने बताया दाब कैसे कैसे है। एक फैक्ट सिंपल याद रखना, जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां इस बात की गारंटी है कि प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि हवा हाई टेम्परेचर से हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। ये सब तरीके मैंने आपको बताए, इनको ध्यान रखना क्या क्या तरीका है। फिर इनकी जलधाराएं मैंने आपको बताई कैसे चलती हैं। हिंद महासागर की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वो हिंद होगी, पूरब में तो गर्मी ज्यादा होती है, सूरज पहले निकल आता है, ऐसे भी ध्यान रख लेना। वो किसकी है, वो प्रशांत की और गर्म है। और पछुआ पवन प्रवाह गर्म इसकी कौन कौन सी है, विश्वत जितनी भी होंगी सारी गर्म है। अगुल हास जो है, हास हिंद याद रखना मैंने बताया, और मोजाम्बिक, ठीक है। हास रहे हैं तो मौज तो आएगी भाई, हंसते रहते हैं हमारी मौज आती है, तो अगुल हास और मोजाम्बिक मतलब हिंद महासागर। हिंद के लोग हंसते रहते हैं ना, हिंद के लोग हंसते रहते हैं और उनकी मौज आती रहती है, तो हास और मोजाम्बिक। फिर हमने देखा प्रशांत में क्यों राइल क्यों रो रही है, ओयोशियो, बोले अच्छा तुम गर्म हो, ठंडी हो सॉरी इसलिए परेशान हो, और क्यूराइल और ओयोशियो। फिर कैलिफोर्निया और पेरू, ये दो याद रखना, कैलिफोर्निया पेरू। इधर गर्म वाली कौन सी थी, विश्वत वाली दोनों। फिर क्यूरोशियो है ना, ये इसको याद रखना। फिर सुशीमा, एल्यूशियन और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। इसी प्रकार से अटलांटिक की देखी थी, लेब्राडोर थी, कनारी थी, फॉकलैंड थी, बेंगुला थी, है ना। और ऐसे ही इधर वाली गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे सोच के ठंडी लोग लगाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। मैंने बताया नॉर्वे वाली जलधारा है, वहां के पोर्ट वोर्ट को ढीला कर देती है, वहां की बर्फ को खोल देती है, इसको याद रखना। ब्राजील तो गर्म ही है तो आप लगा ही लोगे। फिर सागरीय लवणता मतलब जो होती है, लवणता सर्वाधिक कहां पाई जाती है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पर जाने पर लवणता घटती है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, औसत सामान्य लवणता 35 प्रति 1000 होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर 34 प्रति 1000 होती है, और सर्वाधिक लवणता जो है 20 से 40 डिग्री उच्च अक्षांशों में मिलती है, कितनी, 36 प्रति 1000। फिर सबसे ज्यादा लवणता किन सागरों में है, या कौन कौन से लवण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको याद रखोगे। तीसरा जो सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है तुर्की की वान लेक है, दूसरे नंबर पे इजराइल से लगा हुआ मृत सागर है या डेड सी है, और तीसरे नंबर पे ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए की। इन तीनों को भी आप याद रखोगे, ठीक है। फिर हमने देखा ज्वार भाटा, ज्वार आएगा, उच्च ज्वार कब आएगा, या तो पूर्णिमा को या अमावस्या को। 12-24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, और निम्न ज्वार जो आता है वो अष्टमी के आसपास आता है, ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा महासागरीय गर्त, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए तो आपकी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी 10-5 मिनट, ठीक है। चलिए तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये कक्षाएं आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप तो कर ही रहे हैं, अपने दोस्त मित्र सखा मंडली सहेलियों के साथ भी अवश्य साझा करते रहिए, है ना। क्लास कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। आप लोगों के कमेंट किसी भी अध्यापक के लिए उसके मोटिवेशन का काम करते हैं, क्योंकि इन क्लासेस को करने में एक बड़ी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत को आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइएगा मुझसे, और क्या चाहते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी ऐसे ही अगली अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।